आज जो है टॉपिक समाकलन पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मोशन शुरू होगा। लेकिन अवकलन में कुछ महत्वपूर्ण बातें फिजिक्स से जुड़ी हुई देखो। जैसे भौतिक विज्ञान में हम लोग विस्थापन, वेग और त्वरण, ये तीन चीज़ें सरल रेखीय गति में मुख्य रूप से होती है। जो विस्थापन है यह है चेंज डिफरेंस बिटवीन दो पोजीशन, अर्थात स्थितियों के बीच का अंतर, स्थितियों के बीच का अंतर। दो स्थितियां हैं, उनके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में क्या डिफरेंस है, उसी को विस्थापन कहते हैं। और इसको दर्शाते किससे है? यश से। वेग क्या है? विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर। तीसरा त्वरण क्या है? वेग का समय के साथ या सापेक्ष परिवर्तन दर। तो एक्चुअल में रेट, त्वरण भी एक रेट ही है, लेकिन ये रेट किसका है? वेग के परिवर्तन का है। वेग क्या है? विस्थापन के परिवर्तन की दर है। और जो कल आपको हम बताए थे dy/dx, ये क्या है? ये भी तो परिवर्तन की दर है। ये परिवर्तन दर ही व्यक्त करता है, लेकिन ये बता रहा है कि y का परिवर्तन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष बता रहा है। यही चीज़ अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है। मान लेते हैं विस्थापन है यस, विस्थापन क्या है? यस। तो वेग क्या होगा? वेग को v लिखोगे तो उसे लिखना पड़ेगा ds/dt। वेग को क्या लिखेंगे? ds/dt। ds/dt क्या है? विस्थापन का समय के सापेक्ष परिवर्तन दर। ये देखो y का x के सापेक्ष परिवर्तन है ना, ऐसे ये क्या है? यस का t के सापेक्ष परिवर्तन। और यस माने विस्थापन, तो विस्थापन का समय के साथ जो परिवर्तन दर है उसी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो अब कहीं वेग अगर हमें निकालना होगा तो हम उसको ds/dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन दर कैसे लिखोगे? dv/dt। यही तो है वेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन दर, और इसे क्या कहा जाता है? त्वरण कहते हैं। यही तो कहेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर विस्थापन यस है तो वेग हमको मिल रहा है ds/dt, त्वरण हमको मिल रहा है dv/dt। यही तो मिल रहा है भाई। हम चाहें तो ये जो b है वो ds/dt है, इसे एक बार और डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो ये dv/dt हो जाएगा। तो इसको एक बार और डिफरेंशियल करोगे तो ये हो जाएगा d2s/dt। और dv/dt एक्चुअल में क्या है? त्वरण है। तो हम इस त्वरण को, इस dv/dt को d2s/dt भी तो लिख सकते हैं। देखो dv/dt क्या मिला? d2s/dt। तो इस dv/dt को हम d2s/dt भी तो लिख सकते हैं। यानी हम अवकलन का उपयोग करके किसी भी पिंड के तात्क्षणिक, अंग्रेजी में बोलते इंस्टेंट वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इंस्टेंट वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, तात्क्षणिक मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो वेग का हो चाहे वो त्वरण का हो, दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। प्रश्न ये है कि किसी कण का विस्थापन समीकरण यस बराबर 3t² + 4t + 5 मीटर है, तो t बराबर 2 सेकेंड
पर कण का वेग क्या होगा, या वेग ज्ञात कीजिए। वेग ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। विस्थापन समीकरण हमें दिया है और हमें इस विस्थापन समीकरण की सहायता से क्या निकालना है, कण का वेग निकालना है। अब आपको जो दिया गया वो सिर्फ ये दिया इक्वेशन s बराबर 3t² + 4t + 5, सिर्फ एक इक्वेशन दे दिया है और आपसे बोला है कि आप क्या ज्ञात करो, वेग ज्ञात करो, वेलोसिटी। वेग कैसे मिलेगा, यही तो वेग है। विस्थापन का समय के सापेक्ष क्या करना होगा, अवकलन। जब आप अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेग। तो हमें विस्थापन समीकरण दिया है, हम इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष अवकलन। और जब अवकलन करोगे तो s का अवकलन ds dt। 3 एक अचर राशि है, बाहर हो जाएगा। अवकलन किसका करेंगे, सिर्फ t² का। 4 एक अचर राशि है, ये भी अवकलन से बाहर हो जाएगा। अवकलन किसका होगा, सिर्फ t का। और 5 एक अचर राशि है, उसके साथ कुछ भी चर नहीं है, तो ये अकेला हो गया। ये ds dt को ही तो वेग कहते हैं। तो अगर t टाइम के लिए फलन, t का फलन st है, तो ये वेलोसिटी का फलन हुआ, क्योंकि ds dt को क्या बोलते हैं, ds dt को कहते हैं वेग। यही है विस्थापन परिवर्तन की दर। तो 3 × t² का अवकलन क्या होगा, कल बताए थे, घात का गुणा और घात से 1 कम, प्लस 4 और t का t के ही सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। dt/dt ही तो आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और 5 में क्या कोई चर है, 5 एक अचर है, शुद्ध अचर, इसके साथ कोई चर नहीं। तो जब कोई चर ही नहीं है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, भाई ये अचर है, इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो जब मान में परिवर्तन हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0। समय के सापेक्ष 5 के मान में परिवर्तन 0 है, क्योंकि समय के सापेक्ष 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए किसी अचर का हमेशा अवकल गुणांक क्या होता है, 0 होता है। जानकारी स्पष्ट है। तो हमको t टाइम पर वेलोसिटी क्या मिल रही है, 6t एंड प्लस 4। t टाइम पर वेलोसिटी क्या मिल रही है, 6t + 4 मिल रही है। और वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझसे t टाइम पर नहीं पूछा है, मुझसे पूछा कितने टाइम पर है, 2 सेकेंड बाद वेग क्या होगा। तो t का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो t बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा v2 बराबर 6 × 2 + 4, तो 6 दूनी 12 4 16 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। यानी किसी पिंड का जो कि गति कर रहा है उसका 2 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, 16 मीटर प्रति सेकेंड होगा। देखो केवल विस्थापन समीकरण दिया था और मैंने इस विस्थापन समीकरण की सहायता से वेग का मान प्राप्त किया, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इस विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ा। यही मैं आपको 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। ये अवकलन का उपयोग हमें फिजिक्स में करना है। यही है अवकलन की प्रारंभिक अवधारणा। बात समझ में आई। तो ये यूज है मैथमेटिक्स का, किसमें, फिजिक्स में। फिजिक्स एक्चुअल में मैथमेटिक्स है, शुद्ध गणित है, लेकिन उसको लोग ऐसे समझते हैं कि ये गणित नहीं है, कोई सिद्धांत है। न्यूटन के नियम रट लो, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए तो मैथ ही लगाना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स नेसेसरी है फिजिक्स के लिए। इसे नोट किया जाए, फिर आगे आपको बताते हैं। पहले समझो, देखो अवकलन क्या करता है, अवकलन राशियों के भिन्नात्मक मान को व्यक्त करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन समाकलन क्या करता है, उसी भिन्नात्मक राशियों को जोड़ देता है। यानी अगर हम ये बोलें कि जो अवकलन समाकलन है, समाकलन वास्तव में अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है।
समाकलन अवकलन की क्या है? विपरीत प्रक्रिया है। विपरीत प्रक्रिया का क्या मतलब? जैसे देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि अवकलन करें अगर x की घात n का, तो मिलता है n गुणे x की घात n माइनस 1। और इसी चीज़ का अगर हम समाकलन करें, समाकलन का चिन्ह ऐसे बनता है सांप जैसा, ये समाकलन है। इसी चीज़ का समाकलन करें x की घात n का, वो भी x के सापेक्ष, तो ये मान मिलता है घात में एक जोड़ देते हैं। अवकलन में देखो घात में एक घटाया गया ना, यहाँ घात में एक क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ घात से गुणा किया गया है और यहाँ घात से भाग कर देंगे n+1, और प्लस एक अचर राशि हमेशा जोड़ी जाएगी। दूसरा, आपने पढ़ा कि डिफरेंशियल ऑफ साइन x बराबर क्या होता है? कॉस x। अब अगर हम समाकलन करेंगे किसका? कास x का, तो हमें क्या मिलना चाहिए? साइन x। कास, साइन का अवकलन क्या है? कास, तो कास का समाकलन क्या मिलेगा? साइन। जस्ट उल्टा होता है। तीसरा, हमने पढ़ा कास का अवकलन क्या होता है? ऋण साइन, यही पढ़े हो ना? तो फिर इस साइन का समाकलन क्या होगा? ऋण कास होगा। हमने पढ़ा tan का अवकलन क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर यक्स। और अगर इसी सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन करें तो क्या मिलना चाहिए? tan मिलना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो समाकलन है ना, ये अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। चौथा, अब बाकी का भी हो जाएगा ऐसे। अब लाग में देखो, आपने पढ़ा लाग x का अवकलन क्या होता है? लाग x का होता है 1/x। अगर समाकलन करें 1/x का तो क्या आना चाहिए? log x है। ठीक है? ठीक है। अगर हम अवकलन करते e पावर x का, e पावर x का अवकलन क्या होता है? e पावर x ही होता है। तो फिर e पावर x का समाकलन क्या होगा? जब अवकलन e पावर x का e पावर x है, तो e पावर x का समाकलन भी e पावर x ही होगा। हमने सीखा डिफरेंशियल ऑफ a पावर x, और वो होता है a पावर x log a एट बेस e। इसका अगर समाकलन करें a पावर x dx का, तो a पावर x बटे log a एट बेस e। ये जो गुणे में है वो बटे में चला जाता है। तो जो समाकलन है वास्तव में वो अवकलन की क्या है? एक विपरीत प्रक्रिया है। अगर आपने अवकलन सही से पढ़ा है, अवकलन के सूत्र याद हैं, तो समाकलन के सूत्र भी आपको याद हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब इसके बाद आपको हम बताते हैं समाकलन के भेद, इसके प्रकार। ठीक है? तो इस समाकलन के दो भेद हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। कोई फंक्शन f(x)y है, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यहाँ कोई फंक्शन y है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर और शीर्षों पर, दोनों शीर्षों पर कुछ भी a और b जैसा नहीं लिखा है, तो इसे कहते हैं इनडेफिनिट समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है? इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। और ये जब a और b लिख देते हैं तो इसे कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं? और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। और फिर इसे कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। हिंदी में बोले तो निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन।
निश्चित समाकलन को हल कैसे करते हैं? मान लो इसका इंटीग्रल करने से आपको क्या मिला, एफ ऑफ एक्स मिला, तो इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगी है, ए से बी तक। तो पहले उच्च सीमा रखेंगे और फिर उसमें से घटा देंगे किसको, निम्न सीमा। यानी जो उच्च सीमा होती है उस उच्च सीमा में से निम्न सीमा को सदैव घटा दिया जाता है, मान रख के घटा देते हैं। कितनी जानकारी स्पष्ट है? क्यों मुंह बना के बैठे हो, अक्का बक्का रह जाते हो सब सुन के? नई चीज़ है, सीखो। जैसे अवकलन अभी तक नहीं सीख समझ में आ रहा था, आज समझ में आया होगा, ऐसे ये भी है। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा तो इसका यूज़ करना सीख जाओगे, तब आपको सरल लगेगा। अभी कठिन लग रहा है ये, क्योंकि नया है। ये सांप वाँप जैसा टेढ़ी आकृति अभी तक कभी बनाए तो थे नहीं, हाई स्कूल तक दर्शन नहीं हुआ था, 11th में सीधे दर्शन होता है, और वो भी बड़ी बड़ी चीज़ों का, तो टाइम लगेगा। ये जो लिमिट है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। हमने इस पे एक सर्किल खींचा, वृत्त खींचा। हम चाहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालना कहाँ से, सिर्फ यहीं से लेकर यहाँ तक का। इतने के बीच में कितना क्षेत्रफल है, सिर्फ इतना निकालना है। ये दोनों टुकड़ों का क्षेत्रफल नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये बीच वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहते हैं। तो ये काम कैसे करोगे? वृत्त तो बड़ा, इसी इंटीग्रल से करते हैं। इसके इस वैल्यू को x का कोई मान तो होगा, इसका कोई मान होगा। मान लो ये x बराबर a है और ये x बराबर b है, और ये लिमिट लगा के आप इंटीग्रल कर दो तो इसका एरिया हो जाएगा फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y d x। तो जो लेफ्ट साइड में वैल्यू होती है ना, इसे निम्न सीमा कहते हैं, और जो राइट साइड में वैल्यू होती है इसे उच्च सीमा कहते हैं। और ये क्या है, निम्न सीमा। बात समझ में आई? तो ये है समाकलन का दो मेथड। इसके बाद समाकलन में एक और होता है, लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल, ऐसे करके होता है, बट वो सेकेंड ईयर में है, यहाँ पे नहीं है। पर हमें कॉन्सेप्ट उसका पढ़ना है यहीं पे। पहले इतना नोट कर लो, फिर अगला बताता हूँ आपको लाइन इंटीग्रल क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल क्या है। तो समाकलन के अन्य भेद को समझते हैं। देखो मान लो ये एक लॉन्ग वायर है, लंबा तार है, और इसके एक छोटे से भाग को लिया गया है। मान लो इसकी लंबाई क्या है, dx। तो इसके लिए भी समाकलन करेंगे। कोई आयताकार प्लेट हो ऐसे, इसका भी एक छोटा सा लघु हिस्सा हम ले सकते हैं, इतना एरिया। इसके क्षेत्रफल को मान लो dA है। कोई घन है या गोला है, इस तरीके से इसके एक लघु भाग को ले सकते हैं हम, जिसके वॉल्यूम को लिखेंगे dV। ये वॉल्यूम है, ये क्या है, एरिया, और ये क्या है, लेंथ, है ना। जब हम यहाँ समाकलन करेंगे तो इसे बोलेंगे लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखीय समाकलन। और इसको कैसे शो करेंगे, इंटीग्रल ऑफ, क्या लिखे यार, मान लो f है, इंटीग्रल ऑफ y d x। बट ये लाइन इंटीग्रल है, इसलिए यहाँ लिख देंगे l। यहाँ क्या लिखा गया, l। इसका मतलब ये क्या है, लेंथ का इंटीग्रल किया जा रहा है। ये लिखा हुआ d एरिया, इसको बोलते हैं एरियल इंटीग्रेशन। एरियल इंटीग्रेशन या समतलीय समाकलन। जो समतलीय समाकलन है इसको ऐसे लिखेंगे y इंटू डी है। y एक फंक्शन होगा एरिया का, बट ये एरिया के लिए है इसलिए इसको यहाँ a लिख देंगे। तो ऐसा अगर आपने लिखा है तो ये एरिया इंटीग्रल है, ऐसे लिखा गया तो लीनियर इंटीग्रल है। और
अगर कोई क्लोज्ड वॉल्यूम है तो इसके इंटीग्रल को बोलेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन यानी बंद समाकलन। और इसको कैसे शो करेंगे? ऐसे बंद कर दिया, ये क्लोज्ड इंटीग्रल है ऑफ वाई डी वी। जो समाकलन के 3 स्वरूप है, 1, 2, 3, और इन स्वरूपों का हमें उपयोग करना है सेकेंड ईयर में। जब आप 12th में आओगे तो 12th में आपको ये क्लोज्ड इंटीग्रल विस्तार से मिलेगा। बंद पृष्ठ के लिए गॉसेस का नियम, गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम, गॉस का नियम, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ पर जब ये इन सब मानों को ज्ञात करेंगे तब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज्ड इंटीग्रल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रल के इतने पहलू हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। और आपको जो ये समाकलन समझना है उसमें इतना है, इसे आप नोट कर लो। एक बात और थोड़ा जान के रखो, जैसे मान लो कई चर हैं समाकलन में, एक फंक्शन x का है, एक फंक्शन y का है, एक फंक्शन z का है। मान लो 3 फंक्शन एक साथ दे दिए जाए तो इसका 3 बार इंटीग्रल लिखते हैं ऐसे 1 2 3। डरना नहीं, ऐसे 1 2 3 ऐसे, ठीक है। और यहाँ dx dy dz, ये भी इंटीग्रल का एक तरीका है। एक साथ कई फलन दिए हो तो उन कई फलनों का भी इंटीग्रल कर सकते हैं। बट इसका नियम ये है कि जब x का समाकलन करना तो dx को लेके पहले हल कर लो, फिर जो आवे उसको y के लिए हल करो, फिर जो आए उसको z के लिए हल करो। खंडशः समाकलन करना पड़ता है। और समाकलन में एक सूत्र है जो हम लोगों के काम आएगा 11th की फिजिक्स में, वो है इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, पहला गुणे दूसरा। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जैसे कल अवकलन में पढ़े थे ना कि अवकलन अगर लिखा हो फर्स्ट गुणे सेकेंड का, तो फर्स्ट गुणे सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड गुणे फर्स्ट का अवकलन लिखते हैं। ऐसे तो लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रल में उल्टा होगा, प्लस की जगह माइनस। फर्स्ट गुणे सेकेंड का समाकलन माइनस सेकेंड गुणे फर्स्ट का समाकलन। इतनी बातें समाकलन से हम सीख गए और यही 11th के लिए रिस्पेक्टिव है, इसे आप नोट कर लो। फिर उसके बाद हम विस्थापन, दूरी और समय से शुरुआत करते हैं। देखो, हमने अवकलन में पढ़ा कि विस्थापन अगर हो तो इस विस्थापन का अवकलन कर दे अगर टाइम के सापेक्ष, तो क्या मिलता है? वेग। यही तो पढ़ा भाई। इसका उल्टा अगर हम वेग का समाकलन कर दे तो, वेग का टाइम के सापेक्ष समाकलन करें तो क्या मिलेगा? विस्थापन। क्या मिलेगा? विस्थापन। अगर विस्थापन के अवकलन से वेग मिल रहा है तो वेग के समाकलन से विस्थापन मिलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, हम जानते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? किसका अवकलन करने से मिलता है भाई? वेग का। तो जब वेग का अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है त्वरण। अब अगर हम समाकलन कर दें त्वरण का तो क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। यानी अगर वेग के अवकलन से त्वरण मिल रहा है तो त्वरण के समाकलन से वेग मिलेगा। ये है इस समाकलन अवकलन का उपयोग। इसे आप लिख लो, बाकी चर्चा कल करेंगे विस्तार से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।